हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर से राजनीति विज्ञान का टॉपिक जिसका नाम है क्षेत्रवाद, आज हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। क्षेत्रवाद जैसा नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र और वाद। वाद का मतलब होता है विचार और क्षेत्र का मतलब होता है स्थान। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में इसका संधि विच्छेद करें तो रीजनलिज्म होता है। ठीक है, रीजन का वही मतलब एरिया और इज्म का मतलब होता है विचार। ठीक है, तो क्षेत्रवाद जो शब्द है वो क्षेत्र विशेष की जो महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, विशिष्टताएं हैं, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, वैचारिक हो, विकास से संबंधित हो, ये जो सारी जो सिद्धांत है, ये जो सारे विचार हैं, इन सब विचारों को जो समेकित या हम कह सकते हैं कि अतिवादी विचारधारा से प्रेरित जो सिद्धांत होता है वो क्षेत्रवाद को हम काउंट करते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये विचार क्यों आया, इसकी जो शुरुआत है वो क्यों हुई। तो भारत हमको पता है कि विविधताओं वाला देश है। भारत एक विविधताओं वाला देश है जिसमें कौन कौन सी विविधताएं हैं? जाति, धर्म, क्षेत्र, जिसको हम क्षेत्रीय कह सकते हैं, ठीक है, या भौगोलिक या सांस्कृतिक या भाषाई, इस प्रकार की जो विविधताएं हैं वो भारत में विद्यमान है। तो सीधी सी बात है, ये जो अपनी विविधताएं हैं वो विद्यमान है, तो ये आज तो आई नहीं होगी। ये भाई आज अचानक, जैसे हम क्षेत्रवाद की बात करें तो ये अचानक विविधताएं भारत में आ गई होगी, ये चीज़ें संभव नहीं है, आज नहीं आई है। तो फिर आज हम क्षेत्रवाद के कॉन्सेप्ट को, आज़ादी के बाद ये क्षेत्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रवाद का जो विचार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ज़्यादा हावी हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? आज़ादी के बाद ही ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्यों आई? तो भारत, हमको पता है, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, या अंग्रेजी जो शासन था वो हमारे ऊपर था। तो उससे पहले भारत में समस्या ये थी कि जो भारत था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक थी देशी रियासतें, ठीक है, हम केवल भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान जो हट गया हम उसकी बात नहीं करते। ये थी देशी रियासतें, ठीक है। और जो बाकी का जो शेष बच गया, जो शेष बच गया, ये क्या था? ये क्या था? ये था ब्रिटिश भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर सीधे अंग्रेजों का शासन था। इसके ऊपर किसका शासन था? सीधा अंग्रेजी शासन था, राइट। इसके ऊपर, इस ब्रिटिश भारत के ऊपर, ये जो रीजन है इसके ऊपर क्या था? अंग्रेजों का सीधा शासन था। समझ में आ रहा है? अब देशी रियासतें क्या थी? देशी रियासतों के ऊपर जो राजा महाराजा थे या राजा महाराजाओं का शासन था, ठीक है, जिन्होंने क्या कर रखी थी? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखी थी? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो इस प्रकार भारत दो भागों में बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत जिसके ऊपर प्रत्यक्ष अंग्रेजों का शासन था, देशी रियासतें जो वो राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके अपना शासन चलाते थे। जब भारत आज़ाद हुआ इन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो क्या हुआ? भारत आज़ाद हो गया तो दोनों भारत आज़ाद हो गए। दोनों कौन कौन से? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत जब आज़ाद हुआ, और उस समय भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब जब ब्रिटिश भारत तो डायरेक्ट आज़ाद हो गया क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने क्या कहा कि ब्रिटिश भारत के साथ साथ देशी रियासतें भी आज़ाद हो गई।
ठीक है। और आपको पता है कि भारत का जो आज़ादी है वो काय के आधार पर शर्त पर मिली थी? विभाजन की शर्त पर। ये इधर पाकिस्तान था, ठीक है, और ये इधर पाकिस्तान था, तो काय के शर्त पर मिली थी? विभाजन की शर्त पर। तो इनको अंग्रेजों ने 3 अल्टीमेटम दे दिए आज़ादी के साथ ही। कितने अल्टीमेटम दे दिए? 3। या तो किस में शामिल हो सकते हैं? भारत में, या पाकिस्तान में, या ये क्या रह सकते हैं? स्वतंत्र। है समझ में? या तो भारत में शामिल हो सकती है देशी रियासतें, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर ये क्या हो सकती है? स्वतंत्र रह सकते हैं। और ये फैसला वहाँ की जनता को नहीं करना था, ये वहाँ के किसको करना था? इन राजा महाराजाओं को करना था। लेकिन फिर भी सरदार पटेल साहब ने क्या किया? जैसा भी एकीकरण करके ये जो 565 देशी रियासतें थी, इनकी संख्या थी 565, इनको क्या कर दिया? भारत में शामिल कर दिया, विलय कर लिया। और इस प्रकार अब जो नया भारत था वो ऐसा था, ठीक है। अब ये देशी रियासतें ये सब कुछ खत्म हो गया, तो अब ये भारत हो गया। समझ में आ रहा है? अब भारत कंप्लीट ये भारत हो गया, तो कितने राज्य थे? 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6। तो क्या हुआ? नए राज्यों की मांग उठी, ठीक है, और एक राज्य पुनर्गठन की, ठीक है। ये 2 जो मांगे थी वो महत्वपूर्ण थी, और ये बात सरकार भी मानती थी। कि सरकार इसलिए मानती थी कि पहले अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से बना रखा था ये, कि जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेजों को क्या चाहिए था? संसाधन चाहिए था। तो जहाँ भौगोलिक संसाधन थे उनको एक अलग रीजन बना लिया, जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती थी उनको अलग बना लिया, जहाँ पर खनिज संसाधन थे उसको अलग बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से बना रखा था। अब चूंकि ये चीज़ भारत में चल नहीं सकती थी, तो भारत ने सरकारों ने ये मान लिया कि नए राज्यों का निर्माण भी किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। तो यहाँ से हम शुरुआत मान सकते हैं कि इसकी क्षेत्रवाद की शुरुआत या क्षेत्रवाद की स्थापना की शुरुआत। यहाँ इसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है, ठीक है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है कि यहाँ से इन चीज़ों के ऊपर बल या दबाव डालना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो अब ये जो क्षेत्रीय आकांक्षा और अपेक्षाएं थी वो महत्वपूर्ण होना शुरू हो गई, क्योंकि हुआ क्या? जैसे आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से पहले थोड़ा सा ध्यान देना, आज़ादी से पहले ये जो चीज़ें थी वो गौण थी। क्यों थी गौण? या इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि उस समय सारा ध्यान किसके ऊपर था? सभी मिलकर क्या प्राप्त करना चाहते थे? आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। सबको क्या चाहिए थी? आज़ादी। पहली शर्त क्या थी? आज़ादी। तो वो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भौगोलिक, सांस्कृतिक सारी विविधताएं जो थी वो खत्म करके वो केवल एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे थे, और वो लड़ाई क्या थी? आज़ादी प्राप्त करना, राइट है। लेकिन जैसे ही आज़ादी प्राप्त हो गई, जैसे ही आज़ादी प्राप्त हो गई, अब भारत इस स्थिति में आ गया, तो अब ये जो क्षेत्रीय जो मामले थे, ये जो क्षेत्रीय चीज़ें थी, अब वो बलवती होना शुरू हो गई। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे? ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने क्या किया? क्षेत्रवाद की भावना को बल दिया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात टॉपिक क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रांतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न, क्योंकि लगभग सारे ही थे, विभिन्न प्रांतों की इन कौन कौन सी मांगे थी? इन मांगों ने क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाया। ऐसी कौन कौन सी मांगे थी जिन्होंने क्षेत्रवाद की जो भावना थी उसको मजबूत किया, बलवती किया और बढ़ाने का काम किया? तो जैसे मैंने लिखा
क्या था? पहला, नवीन राज्यों की मांग। ठीक है, नवीन राज्यों की मांग, कि जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या हुआ था, क्या हुआ था? भारत में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के विलय के साथ ही एक नवीन भारत का निर्माण हो गया था, एक नया भारत था जिसको अंग्रेज छोड़ के गए थे। अब चूंकि उस समय 14 राज्य थे प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो इसलिए ये ना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं था, ना भौगोलिक दृष्टि से ठीक था, ना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक था, और ना और बाकी जो विविधताएं थी वो सर्कुलेट कर रही थी या वो स्थायी जगह पर अपना काम कर रही थी। और दूसरी सीधी सी बात है कि इतने बड़े विशाल देश में जहाँ इतनी विविधताएं हैं और इतनी प्रकार की भौगोलिक सांस्कृतिक, खासतौर पर हम भौगोलिक विविधताओं की बात करें तो जब इतनी विद्यमान है तो वहाँ पर इतने बड़े देश में इन 14 राज्यों से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना संभव नहीं था। अब यहाँ क्या हुआ, नए राज्यों की मांग शुरू हो गई, तो नया राज्य बना तो वहाँ पर क्या चीज़ हावी हुई? क्षेत्र हावी हुआ, क्षेत्र को इम्पोर्टेंस देना हावी हो गया। क्षेत्र की अब जो कोई सी भी भावना थी वो चाहे भाषाई भावना हावी हुई, चाहे वो अपनी भौगोलिक विविधता वाली भावना या सांस्कृतिक विविधता वाली भावना स्थायी हुई। तो जो चीज़ हावी होना शुरू हो गया उसी चीज़ ने क्षेत्रवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए नवीन राज्यों की मांग उठी। अब नवीन, जैसा मान लो कि साहब ये 14 राज्य हैं, राइट है, हम ऐसे इसका निर्माण कर लें, ये ऐसे साहब 14 राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर का तो एक ही था, ठीक है, जो असम कहा जाता था, ये पूर्वोत्तर का तो एक ही था, तो ये 14 राज्य। अब सवाल ये उठता है कि साहब सबने मना कर दिया कि ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल होगी, तो ये एक राज्य है, ठीक है, अब साहब इसको या तो पुनर्गठित करो या तो यहाँ से करके एक अलग बना लो, ठीक है, यहाँ पर, या फिर इसका काट के ऐसे एक अलग बना लो। तो एक चीज़ दिमाग में आई कि नए राज्यों की मांग की जाएगी, नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, और इसने अब नया, सबको पता चल गया कि राज्य नया बनना है, तो फिर आधार ढूंढने लगे। सबकी ने क्या ढूंढा? आधार, कि नए राज्य के निर्माण का आधार क्या होगा, तो उन्होंने आधार खोजना शुरू कर दिया, और वो आधार ही जो है वो क्षेत्रवाद की भावना को जो विस्तार देना शुरू कर दिया। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन की मांग। पुनर्गठन की मांग 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, ठीक है, समझते हैं इसको। 1953 में क्या बनाया था? राज्य पुनर्गठन आयोग, करेक्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और इस आयोग का काम क्या था? राज्यों का पुनर्गठन करना, दोबारा से गठन करना। क्यों? कितने राज्य थे? 14, और ये चीज़ें संभव नहीं थी, ना प्रशासन का संचालन हो सकता था और ना ही कामकाज हो सकता था, ना सरकारों का संचालन हो सकता था। तो क्या किया गया कि साहब नए राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, और इसका पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा के भाषाई आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? भाषाई आधार पर। तो उस समय नीति निर्धारण करता या पुनर्गठन के जो काम को शुरू किया गया था और उसमें आधार था भाषा, ठीक है। अब परेशानी ये हुई कि अगर भाषाई आधार पर क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग एक ही राज्य के भीतर आ जाएंगे। जैसे अभी मान लो यहाँ पर इसमें 3 भाषाएं बोलते हैं, एक मान लो कन्नड़, एक मलयाली और एक तेलुगु, ठीक है, ये 3 भाषाएं बोलते हैं। तो पुनर्गठन आयोग का काम क्या था कि भाषा के आधार पर इनको पुनर्गठन किया जाए और एक भाषा को बोलने वाले लोग ऐसे हो जाए साहब। तो चिंता क्या थी? नीति निर्धारणकर्ताओं को चिंता क्या थी कि अगर एक ही भाषा को बोलने वाले लोग एक ही राज्य के भीतर आ जाएंगे तो इनमें क्या आ जाएगा? अलगाव आ जाएगा, और अलगाव से वो नए अपने अस्तित्व की मांग या नए राष्ट्र की मांग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और भारत क्या हो जाएगा? विखंडन की कगार पर चला जाएगा।
इसी पेशो पेश में कि किया जाए कि नहीं किया जाए, 1953 में आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने अनशन किया 52 दिन का और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 52 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई और आंध्र प्रदेश में दंगे हुए। आंध्र प्रदेश में नए राज्य के निर्माण की मांग के आधार पर दंगे होना शुरू हो गए और अंततः 1953 में ही पहला भाषा के आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये शुरुआत हो गई काहे की, पुनर्गठन की। और अंततः 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हो गया और इसने क्या किया गया, इसने किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन भाषा के आधार पर और इसका विकल्प क्या, भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर भी किया जाएगा। ठीक है, अब फिर सवाल तो वही है जैसे मैंने अभी कहा कि क्या होगा, नए राज्यों का अलगाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो केवल नीति निर्धारणकर्ताओं की चिंता थी, उसने क्या इतना प्रशासनिक कामकाज में इतना फायदा किया कि साहब एक ही भाषा को बोलने वाले लोग जब प्रशासन में एक ही जगह बैठेंगे, फॉर एग्जांपल साहब ये एक राज्य है, जैसे हम इसी की बात करते हैं, और जब इसकी सरकार बनेगी, इसका जब चुनाव होगा, सरकार बनेगी, तो 3 भाषाभाषी लोग किस में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे। हम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, जब 3 भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो विधानसभा में बैठेंगे तो इनका जो व्यवस्था है वो ऐसे त्रिशंकु हो जाएगी। ठीक है, और ये सही ढंग से कामकाज नहीं कर पाएंगे, ये अपना खींचेंगे, अपना खींचेंगे, अपना खींचेंगे। तो क्या किया गया, विधानसभा में इनको हटाया गया, एक राज्य बना दिया गया और एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हो गए। तो क्या हुआ, प्रशासन में सहूलियत हुआ। ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं आसानी हुई और ये अच्छे ढंग से काम कर पाए। तो वो जो चिंता थी वो खत्म हो गई। अंततः 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ और इसने भाषाई आधार पर और बाद में भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर क्या करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन ये जो चिंता थी इसने धीरे धीरे किसका रूप ले लिया, वही अलगाव। वो जो चिंता थी वो कहीं ना कहीं असर करती है, प्रशासनिक सहूलियत चाहे कितना ही हो, लेकिन एक मेंटालिटी जनता के दिमाग में, शरीर में जरूर काम करती है। तो इस कारण इसने भी जो है क्या किया, क्षेत्रवाद की भावना को मजबूत करने का काम किया। तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम हुआ भारतीय संघ में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा। भारतीय संघ में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा। अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा ने भी क्या किया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। कैसे कि इसका एग्जाम्पल ले, जम्मू और कश्मीर ले लेते हैं। क्या किया गया, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो स्वायत्तता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन क्या किया, जम्मू कश्मीर की जनताएं, आवाम ने अनुच्छेद 370 का प्रभावी क्रियान्वयन करने की बात की और अधिक स्वायत्तता की मांग की। तो क्या हुआ, इसकी स्वायत्तता की मांग के कारण पहले मिल रहा है, इसकी स्वायत्तता की मांग के कारण बाकी जो और राज्य थे वो विद्रोह में हो गए। तो पहले तो दूसरे राज्यों ने विद्रोह किया तो वो शासन से असंतुष्ट, दूसरा ये खुद असंतुष्ट कि भाई हमको कम मिल रहा है और ये बाकी क्या सोच रहे हैं, इनको ज़्यादा दे रहे हैं। इस कारण क्षेत्रवाद में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करना शुरू कर दिया। नंबर 4 जो प्राकृतिक संसाधन है, नंबर 4 प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की असमानता। आपको पता है कर्नाटक और आंध्र में एक समस्या चल रही है कावेरी नदी के बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो ऐसा ही जैसा अभी तेलंगाना का निर्माण किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश को
अब बांट कर एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, ठीक है। समस्या ये थी हैदराबाद किसको दिया जाए, तो हैदराबाद साहब तेलंगाना को दे दिया गया। उसके बाद भी परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद हुआ, जैसा भी कावेरी नदी का मामला है कोर्ट में चल रहा है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का कैसे वितरण किया जाए, इनका जो बंटवारा था वो कैसे किया जाए, ये जो विवाद है वितरण संबंधी विवाद लिख देते हैं, संबंधी विवाद, ठीक है। इनका वितरण कैसे किया जाए कि ठीक है नए राज्यों की निर्माण किया जाएगा, ठीक है, या राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। अब इसी में बात कर लेते हैं, बात इसी में कर लेते हैं कि जैसे हम इसको यहाँ लाते हैं, ये इतना एरिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो इलाका है, जैसे ये कन्नड़ वाला है, ये मलयाली है और ये तेलुगु है। ऐसा तो नहीं पकड़ के ये लाइन खींच दी साहब, ठीक है, तू कन्नड़ वाला है अलग बनेगा, ठीक है, इसको केरल बना दो, इसको आंध्रा बना दो, इसको तमिलनाडु बना दो, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ होगा कि साहब यहाँ क्या पैदा होता है, यहाँ पानी के सोर्सेज क्या है, इसका जो पानी का जो बहाव है इधर जाता है कि इधर जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो संसाधन है साहब, फैक्ट्रियों की स्थापना कितनी हो रखी है, रेलवे नेटवर्क कैसा है, इन सब का जो विभाजन है वो प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से किया जाएगा कि सबको लाभ हो, ठीक है, सबको लाभ हो, जिसके कारण ये समस्या ना हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसने भी जो है क्षेत्रवाद की जो भावना थी उसको बल देने का काम किया। नंबर 4, केंद्र से अधिक। नंबर 5, केंद्र से अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करना। ये दबाव डालने का एक बहुत बढ़िया माध्यम बन गया कि साहब प्रेशर डालो, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालो कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, ठीक है, आर्थिक पैकेज दो। तो इसी कारण जैसा भी बिहार में आपको पता है रिसेंटली 5-10 साल में ऐसा चल रहा है, पश्चिम बंगाल में जब भी केंद्र में या राज्य में विपक्षी दलों की सरकार होती है, केंद्र और राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें होती है, तो क्या होता है, अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के नाम पर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र की सरकार कहेगी कि हमने बिहार को, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार का लेते, बिहार को पैसा दिया लेकिन लगाया नहीं, बिहार सरकार कहेगी कि हमको पैसा ही नहीं देते हैं, हमारी जो संसाधन है वो कम है, तो हमें और सहायता दो। तो इस कारण जनता के मन में एक अलगाव या विरोधाभास पैदा कर दिया जाता है, जिसके कारण उनमें एक अलग जो बिहारी संस्कृति जिसको हम कह सकते हैं या बिहारी पहचान है वो हावी होना शुरू हो जाती है, जो देश के एकता और अखंडता के लिए खतरा होती है। तो आज़ादी के पश्चात ये 5 ऐसी प्रमुख बातें थी जिन्होंने क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने का काम किया, क्षेत्रवाद की भावनाओं को मजबूत किया, चाहे वो राज्यों की मांग हो, स्वायत्ता हो, ठीक है, पुनर्गठन हो या फिर संसाधनों का वितरण का मामला हो। अब हम इसकी समझते हैं कि एक्चुअल में क्षेत्रवाद की परिभाषा क्या है, क्या क्षेत्रवाद है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा कि क्षेत्रवाद वास्तव में है क्या। तो इसकी सीधी सी परिभाषा कि क्या होगा, राष्ट्रीय जो मामले हैं या संघ या राज्य की तुलना में, संघ या क्या क्या देश की तुलना में राज्य या क्षेत्र विशेष को अधिक अहमियत देना, ठीक है, क्षेत्रवाद, ठीक है। क्या लिखेंगे, परिभाषा, क्षेत्रवाद क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो स्थानीय निवासियों द्वारा स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य या देश है, राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब देश से होता है, संघ या राज्य की तुलना में, संघ या राज्य की तुलना में क्षेत्र विशेष, ठीक है, यहाँ क्षेत्र विशेष की जो मांगे हैं उनको इधर ही लिखते हैं, क्षेत्र विशेष
क्षेत्र विशेष या प्रांतीय मांगों को अहमियत देकर क्या करेंगे, अहमियत देकर या अहमियत देना, इसको अहमियत देना अलग अलग परिभाषा लिखते हैं, क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, उसकी तुलना में अहमियत देना क्षेत्रवाद कहलाता है, या अहमियत देकर निहित, ऐसा पूरा लिखते हैं, अहमियत देकर निहित स्वार्थों की पूर्ति करना क्षेत्रवाद कहलाता है। तो यहां हमने दो चीजें लिखी, एक क्षेत्र विशेष या प्रांतीय मांग, ठीक है, उसको संघ या राज्य की तुलना में ज्यादा अहमियत देना। कहने का मतलब है व्यक्तिगत पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर बना लेना, वो क्या होता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। क्योंकि जैसे भारत में एकल नागरिकता है, जब भी हम बात करते हैं भारत में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इकहरी नागरिकता, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन क्षेत्र विशेष को, जैसे जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, आजकल 370 हटा दिया। ठीक है, तो जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ दोहरी नागरिकता थी, तो वहाँ हम क्या लिखते थे, पहले जमहूरियत, ठीक है, की बात करते या कश्मीरियत की बात करते, उसके बाद, मतलब वो पहले जमहूरियत के नागरिक थे, उसके बाद भारतीय नागरिक थे। तो वहाँ वो क्षेत्रवाद अपने आप ही छलकता था उनमें, कि उनकी जो पहचान थी वही अलग थी। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है, अपनी जो पहचान है वो क्षेत्रीय पहचान के रूप में बताना क्षेत्रवाद कहलाता है। बल्कि हमारी पहचान संघ राज्य से होती है, कि मतलब हम क्या है, हम भारतीय हैं। ठीक है, हम कभी भी यार कहीं नहीं लिखते, जब भी नेशनलिटी का कॉलम आता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, इंडियन, क्या लिखते हैं, इंडियन। अदरवाइज कभी भी हमने लिखा कि हम राजस्थानी हैं, ठीक है, हम जयपुर से हैं, या हम फला फला गांव से हैं। वो हमारा केवल एड्रेस है, केवल हमारा पता है। लेकिन जब भी नेशनैलिटी का कॉलम आता है तो हमारी एक ही पहचान होती है, और वो हमारी संघ या राज्य की पहचान होती है। कभी भी क्षेत्र विशेष या प्रांतीय पहचानों को हम स्वीकार या अंगीकार नहीं करते हैं। तो जब ऐसा हो तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है, रीजनलिज्म कहलाता है। ठीक है, एरिया विशेष के मतलब अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को, किसी भी विविधता को पकड़कर, अब वो चाहे कोई सी विविधता हो, वो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाति, धर्म, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भौगोलिक विविधता को लेकर, सांस्कृतिक विविधता को लेकर, भाषाई विविधता को लेकर, किसी विविधता को लेकर अगर ऐसा किया जाता है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं क्षेत्रवाद की। ठीक है, अब हम इसके कारण पढ़ेंगे कि क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण है। हमने अभी पहला पढ़ा कि आज़ादी के बाद ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रवाद के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद के कारण नंबर पहला आएगा प्रगति, जो प्रकृति प्रदत्त असमानता और विभिन्नताएं होती है। नंबर 1, प्रकृति प्रदत्त असमानताएं या भिन्नताएं। ठीक है, ये भी एक कारण है जिन्होंने क्षेत्रवाद को जन्म दिया। कैसे? प्रकृति प्रदत्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं। ठीक है, हम यहां पर हैं राजस्थान में, ओके, और यहां पर असम है। क्या आप देखकर पता कर सकते हैं? क्या केवल आप देखकर पता कर सकते हैं कि राजस्थान से या असम से है? बिल्कुल पता कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी प्रकृति प्रदत्त असमानताएं हैं, बहुत सारी, काय की है, खान पान की है, रहन सहन की है, भौगोलिक असमानताएं हैं, ठीक है, रंग की असमानताएं हैं, हाइट की असमानताएं हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे साउथ का कोई कार्यक्रम, जब छोटे थे, आजकल कौन दूरदर्शन देखता है, छोटे थे दूरदर्शन देखते थे, तो कोई साउथ का कार्यक्रम आता था ना, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और जब वो आता था और जब हम देखते थे तो पता नहीं था कौन से देश का हो रहा है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारा बॉर्डर का इलाका यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तानी और राजस्थानी के बीच में कम असमानता होगी बनिस्बत असमिया और राजस्थानी के बीच में, ठीक है, हमारे बीच में असमानता कम है, ठीक है, हमारे बीच में, क्योंकि नियर बाई है, बल्कि हमारे इसके और एक देश के हिस्सा होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारी असमानताएं हैं। तो प्रकृति ने हमको क्या बनाया है, अलग बनाया है। इस कारण लोगों के दिमाग में यह होता है कि जब प्रकृति ने हमको अलग बनाया है तो हम एक साथ क्यों रहें, हमारी एक सामूहिक पहचान कैसे हो सकती है, ठीक है, हमारी एक सामूहिक पहचान बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकृति ने हमको क्या बनाया, बिल्कुल असमान बनाया है। इसलिए जब हम कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ये ऐसी भाषाएं सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आई है, समझ में नहीं आता बिल्कुल ही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको हमारी हिंदी या हमारी राजस्थानी समझ में नहीं आती, तो इस कारण दिलो दिमाग में ये चीज़ें हावी होती है। या फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्वयंभू नेता हो, ठीक है, या विभिन्न जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो भी हमारे दिलो दिमाग में चीज़ें डाल देते हैं कि उनका और हमारा जब प्रकृति से ही मेल नहीं है तो हम एक साथ रहकर अपने प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकते हैं। नंबर दूसरा हम पढ़ेंगे, जो प्रशासन है वो भी संसाधनों का क्या कर देता है, असमान वितरण या भेदभाव कर देता है, जिसके कारण भी हो जाता है प्रशासन द्वारा संसाधनों का असमान वितरण या भेदभाव, ठीक है, प्रशासन द्वारा संसाधनों का वितरण में भेदभाव अगर किया जाता है तो भी क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है, ये अपने पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ना, जिनको हम 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है, जो 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जिसको जाना जाता है, ये जो पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य हैं, ये 1962 भारत चीन युद्ध तक क्या थे, उपेक्षित थे, ठीक है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और क्योंकि भारत से इनकी जो दूरी है वो भी ज़्यादा है, प्लस भारत से इनका जो जुड़ाव है वो बहुत कम है। भारत से इनका जुड़ाव बिल्कुल एक 22 किलोमीटर पतली राहदारी है, वही करती है ऐसा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका भारत से जुड़ाव इतना ही है बस, बल्कि जो दूसरे राज्य है, जैसे हम चीन की बात करें, नेपाल, यहाँ आएगा नेपाल की बात करें, चीन की बात करें, इधर बांग्लादेश की बात करें, इनसे इनकी सीमाएं ज़्यादा लगती है बनिस्बत भारत के। तो इस कारण बहुत समय तक ये उपेक्षित थे, इनके ऊपर किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रशासन द्वारा ना इनको संसाधनों पर कोई खर्च किया जाता था और ना ही इनको जो बुनियादी ढांचा या बुनियादी स्पेक्ट्रम है, जो बुनियादी सेक्टर है, उसके ऊपर कोई ध्यान दिया गया। इसके कारण ये लगातार अपने आप को उपेक्षित समझते रहे और यही कारण था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद की शुरुआत हुई थी। अभी धीरे धीरे जो पूर्वोत्तर की जो नीतियां हैं, इसके बाद में एक्ट लुक ईस्ट किया, पूर्व की ओर देखो, तो पूर्व की ओर देखो नीति का प्रमुख जो हिस्सा था वो अपने पूर्वोत्तर, ये प्रवेश द्वार अपने पूर्वोत्तर को ही माना गया। इसके कारण यहाँ पर विकास किया गया। मोदी सरकार ने जो लुक ईस्ट थी ना, उसको एक्ट ईस्ट कर दिया, ठीक है। लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखने से काम नहीं होगा, उसके साथ काम करने से काम होगा, ठीक है। इस यही कारण था कि पूर्वोत्तर में विकास किया गया। तो आज उन्होंने क्या किया, अपनी अलगाववाद की मांग को या क्षेत्रवाद की मांग को छोड़ दिया,
तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी समस्या थी जिसके कारण अलगाववाद पनपा। उसके बाद केंद्रीय निवेश और विकास संबंधी जो भेदभाव था, केंद्रीय निवेश एवं भेदभाव संबंधी भिन्नताएं, या हम क्या कह सकते हैं, भेदभाव संबंधी भिन्नताएं लिख देते हैं, निवेश एवं भेदभाव से लेते हैं। केंद्रीय निवेश में भेदभाव सीधा लिख दो। केंद्रीय निवेश, अपनी जो केंद्र सरकार है वो भी क्या करती है, बहुत बार ऐसा होती है कि जैसा दिल्ली में साफ सरकार है, ठीक है, और यहाँ पूर्वोत्तर में कोई राज्य है किसी अन्य दल का है, समझ में आ गया, और यहाँ किसी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए पार्टी की सरकार है और यहाँ बी पार्टी की सरकार है, तो ए पार्टी की जो सरकार है वो बी पार्टी की सरकार को पर्याप्त निवेश या जो धन है, ठीक है, वो नहीं देती, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर पिछड़ापन आ जाता है और ये लोग इसके शासन या सरकार के खिलाफ नहीं, केंद्र के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, संघ के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। एक बात, दूसरी बात है, जब दूसरी कारण ये भी हो जाता है कि जब केंद्र सरकार पैसा दे रही है राज्य सरकार को, तो केंद्र को बदनाम और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी क्या कर लेते हैं, निवेश नहीं करते, परिणाम स्वरूप लगातार केंद्र पर आरोप लगाते रहते हैं और जनता का ध्यान क्षेत्र विशेष की मांगों की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। नंबर चौथा है ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण। ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण, बहुत सारे जो राजनीतिक दल था उनका निर्माण क्षेत्रीयता के आधार पर हुआ, और हम यही बात हम आगे पढ़ेंगे कि क्षेत्रवाद ने क्या किया, क्षेत्रीय दलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्षेत्रीय दलों के निर्माण को प्रोत्साहन होगा क्योंकि वो क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर लड़ेगा और एक क्षेत्र विशेष में, एक राज्य विशेष में अपनी पार्टी को क्या करेगा, मजबूत करेगा, और फिर उसकी सरकार है या उसकी जो सदस्य हैं वो दिल्ली केंद्र की सरकार में काम करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर ये दबाव की राजनीति होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये केंद्र सरकार में दबाव डालकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करता है। तो सरकार क्या करेगी, इसमें निवेश करना शुरू करेगी, और जब इसमें निवेश करना शुरू करेगी तो बाकी जो और हैं वो विरोध करना शुरू कर देंगे। परिणाम स्वरूप क्षेत्रवाद जो है वो इसकी बजाय अन्यों में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सांस्कृतिक विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं, जैसे हम नागालैंड की बात करते हैं, ठीक है, त्रिपुरा की बात करते हैं, या हम जो साउथ के एरियाज हैं इनकी बात करते हैं, ठीक है, इन इलाकों की बात करते हैं, तो यहाँ बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। हम अकेले राजस्थान की जब बात करते हैं ना तो बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, ठीक है, बहुत सारी, अकेले राजस्थान में इतनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं कि हम खुद राजस्थान की जो संस्कृति है उसको नहीं पहचान पाए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार सांस्कृतिक विविधताओं को, और नागालैंड का तो निर्माण ही सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर ही हुआ है, तो ये सांस्कृतिक विविधताएं हैं वो भी हमको क्या करती है, एक अलग डर और अलग जगह ले जाकर खड़ा करने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप वहाँ क्षेत्रवाद की जो मांग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर 6 भाषाई विविधता। से क्षेत्रवाद की भावना को बल, ठीक है। भाषाई विविधता ने भी, अब इसका एक उदाहरण हम समझते हैं। जब भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई थी, 1953 में राजभाषा बना दिया गया और 1967 में इसको राजभाषा बनाना था, लेकिन क्या हुआ, अपने जो साउथ के जो इलाके थे वो इन्होंने हिंदी का विरोध किया, ठीक है, और इन्होंने एक शब्द गढ़ा हिंदी साम्राज्यवाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया तो समस्त जो कामकाज है वो काहे में होगा, हिंदी में ही होगा, और जब हिंदी में होगा तो ये हिंदी समझते नहीं है। इस कारण भाषाई विविधता को आधार मानकर इन्होंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की। बाद में क्या हुआ, संविधान में संशोधन करके हिंदी को राजभाषा ही रखा गया और त्रिभाषा फॉर्मूला आया,
ठीक है, 3 भाषा फॉर्मूला कि अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको आप उसमें कामकाज कर सकते हो। हिंदी राजभाषा रहेगी और हिंदी के प्रचार प्रसार में क्षेत्रीय भाषाओं को बाधक नहीं माना जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी को के प्रचार प्रसार को बाधक नहीं माना जाएगा। तो राजभाषा, जैसे हम पुनर्गठन की बात करें थे ना अभी, तो उसमें भी भाषा ने अहम योगदान दिया था। भाषा ही एक ऐसा माध्यम था जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग को 3 साल तक डिले करके रखा था। तो ये ऐसे कारण है जिन्होंने क्षेत्रवाद की जो भावनाएं हैं या जिन्होंने क्षेत्रवाद को बरकरार रखा है या बल देने का काम किया गया है। अब इसके कौन कौन से जो दुष्परिणाम है या ऐसे कौन कौन से इसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या क्या होता है इससे? तो सीधी सी बात, देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, ऐसे कौन कौन से दुष्परिणाम है या ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जिन्होंने क्षेत्रवाद की भावना को मजबूत किया है या बल देने का काम किया है? तो नंबर पहला, देश की एकता व अखंडता को चुनौती। समझ में आ गया? क्योंकि हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? संघ राज्य की तुलना में क्षेत्र विशेष या प्रांतीय मांगों को अहमियत देना। तो सीधी सी बात, क्षेत्रवाद का मतलब वो अपने आप को संघ से अलग होना की बात करते हैं। इसलिए सीधी सी बात है, एकता और अखंडता को प्राथमिक चुनौती मिलने का काम होगा। दूसरा, नए राज्यों की मांग कि साहब आप हमें क्या करो, या तो अलग कर दो या फिर क्या कर दो, राज्य ही अलग बना दो अपना। तो ठीक है, हमें आपके साथ उस फला राज्य के साथ रहना नहीं है। अगर आप हमें वैसे अलग नहीं कर सकते तो नया राज्य ही बना दो। नंबर 3, जो राज्य की जो राजनीति है, ठीक है, उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का जो प्राबल्य है या प्रभाव है, प्राबल्य, ठीक है, या प्रभाव, ठीक है। होता क्या है कि जब राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दल प्रभावी हो जाएंगे ना, तो सीधी सी बात है, क्षेत्रीय दल होना देश के लिए नुकसान है, ठीक है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा नुकसान है क्या होना? क्षेत्रीय दलों का होना। तो ये बड़ी एक समस्या है। तो जब क्षेत्रीय समस्याएं, अगर क्षेत्रीय जो दल है वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे तो वो कभी भी राष्ट्रीय समस्या के साथ एकाकार नहीं होंगे। राष्ट्रीय सरकार के साथ या संघ सरकार के साथ वो कदम से कदम मिलाकर साथ नहीं चल सकते। नंबर 4, भूमिपुत्र की अवधारणा। ये अवधारणा का मतलब क्या होता है कि अपनी माटी अपना देश, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि इसमें भौगोलिक विविधताओं को आधार मानकर कि हमारे यहाँ इस प्रकार की ज़मीन है, इस प्रकार की मिट्टी है, हमारा ऐसा कलर है, तो यही हमारा देश होगा। तो यहाँ अवधारणा ऐसी मान ली जाती है, अपनी मिट्टी अपना देश। तो इसको हम भूमिपुत्र की अवधारणा के नाम से जानते हैं। नंबर 5, स्वयंभू। स्वयंभू नेताओं का उदय। होता क्या है? क्षेत्र विशेष की छोटी छोटी मांगों को जनता के सामने लाकर जनता को बरगड़ा कर अपने आप को राजनीति में लॉन्च करने का काम कुछ लोग करते हैं, जिनको स्वयंभू नेता कहते हैं। कहने का मतलब एक छोटे से आंदोलन को अधिग्रहित करके या अपनी तरफ मोड़कर अपने आप को राजनीति में स्टेब्लिश जो किया जाता है। कहने का मतलब अब तक पहले क्या होता था कि 5 या 10 लोग मिलकर किसी आदमी को बोलते थे कि तू भी अच्छा आदमी, अच्छा वक्ता है, तेरे को अच्छी जानकारी है, तू नेता बन जा, ठीक है। अब क्या होता है, या ऐसी समस्याओं को लेकर स्वयंभू नेता क्या करते हैं कि कुछ लोग कुछ आंदोलनों की दिशा को अपनी तरफ मोड़कर अपने आप को राजनीति में लॉन्च कर देते हैं, जिसके कारण अब उनका काम क्या है? उनका काम वो आंदोलन नहीं है, उनका काम जनता की मांगे नहीं, उनका काम अपने आप को राजनीति में लॉन्च करना होता है। ये आप बहुत सारे आंदोलनों में आप देख चुके हो,
ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की छवि खराब होना, या फिर अपने जो राष्ट्रीय है वो लिखते हैं कानूनों व आदेशों को चुनौती। इसको आप भली प्रकार जानते हो कि जब हम किसी बड़े का कहना नहीं मानते या हम अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं तो बड़े के आदेशों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनके आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि कोई क्षेत्र विशेष की जो मांग है या क्षेत्र विशेष को अपना अहमियत देगा, हम यहाँ की बात करते हैं, ये अपनी चीज़ों को अहमियत देगा तो वो क्या करेगा, जो केंद्र की जो कानून है या हमारा जो संविधान है उसको मानने से इनकार कर देता है, ठीक है। यही हम स्कूलों में देखते हैं, बहुत बार कुछ बच्चों को पनिशमेंट इसलिए मिलती है क्योंकि वो स्कूल के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, अपने चलाना शुरू करते हैं। साहब स्कूल के एक सिस्टमेटिक यूनिफॉर्म में पहन के आना है, अगर वो नहीं पहन के आता है तो वो क्यों नहीं पहन के आ रहा है, क्योंकि वो उनको मानने से इनकार कर रहा है, ठीक है। और नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होना, क्योंकि होता क्या है, छोटे छोटे मामले जो हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में हावी होना शुरू हो जाते हैं, और जो विरोधी देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देश में कुछ भी घटना होती है कि तो दूसरे जो विरोधी हमारा जो पड़ोसी देश है उस घटना को कोट करके, उस घटना को आधार मानकर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जैसे यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ पर मानवाधिकारों को लेकर है या लोकतंत्र की बदहाली को लेकर हमारी जो छवि है वो खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसी 7 ऐसे कारण है या दुष्परिणाम है जिसके कारण देश या किसी भी व्यवस्था में क्षेत्रवाद ने पैदा किए हैं, या क्षेत्रवाद से ये देश की राजनीति में, देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में या देश की संविधान को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसका समाधान कैसे किया जाए। तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ की जो किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या के कारणों में निहित होता है। तो जो भी हमने कारण पढ़े, असंतुलित आर्थिक विकास हो उसको क्या किया जाए, संतुलित किया जाए, भाषाई विविधताओं को पूरा सम्मान दिया जाए। उसके अलावा सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उस सांस्कृतिक विविधताओं को एकता का आधार माने हम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जैसे हम होता है ना विविधताओं में एकता वाला जो सिर्फ भारत है, तो हम क्या करें, सांस्कृतिक विविधताओं को एकता का आधार बनाएं और उसको इस प्रकार प्रेजेंट किया जाए कि साहब हमारे उस एरियाज में, जैसे जब भी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी की हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की जो परेड होती है अपना जयपुर दिल्ली जो लाल किला है, ठीक है, वहाँ पर जब हमारी राजपथ पर परेड होती है तो उसमें विभिन्न राज्यों की झांकियाँ आती है और वो देखकर हम रोमांचित होते हैं, वहाँ की विभिन्न राज्यों की संस्कृतियाँ देखकर रोमांचित होते हैं, देखते हैं कि ऐसी संस्कृति भारत में विद्यमान है। तो इस प्रकार जो सांस्कृतिक विविधता हो उसको हम पूरा सम्मान देने का काम करें। राज्यों का जो अस्थायी विकास है उसको स्थायी आधारभूत ढांचे के रूप में उसको विकसित किया जाना चाहिए। जो राज्यों का असमान विकास हो रहा है, जैसे अपना कहीं पर सूखा है तो वहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम हो, ठीक है, कहीं सूखा संभाव्य है, यहाँ पर जैसे विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे TADP है, ट्राइबल एरिया प्रोग्रेसिव जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर संतुलित विकास करके भी क्षेत्रवाद की भावना को ख़त्म किया जा सका या उसको कम किया जा सकता है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक क्षेत्रवाद है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।